आगे मैं जिनको बुलाने से पहले सभी पब्लिक की ये राय जानना चाहता हूँ कि आप सब लोग जब शायरी के बाद थोड़ा समय देंगे तब जो पेपर पढ़ा जाना है गज़ल पर हम उसके बाद रख लें, नहीं तो हम बीच में जैसा आप पेपर पढ़ाई नहीं अच्छा रहे क्योंकि जैसे अभियान को निकलना था तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीच में फ्लो में ही एक पेपर पढ़, फिर गज़लें पढ़ना, फिर पेपर जी कि मुझे जाना है। ठीक है, तो आपको थोड़ी देर रोके क्योंकि पेपर मैं एकदम सिया जी हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, लंबा अनुभव है, कथाकार भी हैं और साहित्य से बहुत रूप से जुड़े हुए हैं। सो जो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि गज़ल पर मैंने अभी एक किताब के इतिहास पर और गज़ल पर एक किताब पढ़ना अभी ख़त्म किया है, तो हमने कहा ये तो सुनने पे सुहागा है कि आपका ये गज़ल पर पेपर। असल में यहाँ सारे लोग हैं तो काफिया क्या है, अदीब क्या है, गज़ल क्या है, उसके आगे की जो चीज़ें हैं हम उन पर थोड़ा सा ऐसे वर्कशॉप टाइप में दे रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम भी रखा गज़ल सुने, गज़ल कहे, गज़ल समझे। और मैं सीधे आवाज़ दे रहा हूँ महीन जी को कि आए और गज़ल पढ़ें। जितेंद्र जी ने मुझे बड़े एक विकट परिस्थिति में डाल दिया कि कोई भी सीरियस गज़ल जैसी गंभीर विधा पे बात करनी हो और आप जैसे विद्वान लोगों के बीच में बात करनी हो और आज सुबह कहा जाए कि आपको बोलना है और इस बीच में मेरा दांत का ट्रीटमेंट भी चल रहा था तो उसका दर्द भी है, तो मैं गज़ल के बारे में बहुत गंभीर बात की कोई तैयारी नहीं कर सका। सीधी सी बात है, मेरे सामने ये दो किताबें बाय द वे ही आई हुई थी, कुछ दिन पहले मंगाई थी, गज़ल की बाबत और बातें गज़ल की, ये मैंने अभी कंप्लीट की थी और ये पढ़ रहा था, ऐसा संयोग ही हुआ। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको विस्तार से जानना हो तो मुझसे अपेक्षा ज़्यादा मत करें। ये रेख्ता वालों ने छापी है बातें गज़ल की, उर्दू गज़ल के बारे में बुनियादी बातें, आकाश और सरफराज एहसास, और ये गज़ल की बाबत वीनस केसरी का ये शॉर्ट एडिशन है, इसका एक बड़ा एडिशन भी है अगर आप चाहें हार्ड बाउंड में, तो उसके लिए आप वहाँ जाइए। उससे पहले गज़ल के बारे में देवनागरी लिपि में अयोध्या प्रसाद कोहली है, प्रकाश पंडित, डॉक्टर अब्दुल लतीफ शेख, कुंवर बेचैन, इन लोगों ने स्टडी की है, वहाँ जाइए। मैं बहुत इस चीज़ के लिए कि जो वर्कशॉप वाली बात कर रहे हैं उसके लिए मैं शायद उचित आदमी नहीं हूँ। एक पाठक के नाते और बीच बीच में कभी कभी गज़लें कहने की कोशिश की है, होती है कि नहीं होती पता नहीं है। आजकल बड़ी ही सोशोलॉजिकल स्टडीज वायलेंस के ऊपर, फासिज्म के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर, अनार्किज्म के ऊपर इन पे कर रहा हूँ। हालांकि घर पे गज़ल की 100-150 किताबें होंगी, गज़ल की, कविता की, गज़ल की विधा के ऊपर भी आलोचना वाली भी 10 से 15 किताबें होंगी, लेकिन आजकल उसमें टच में नहीं हूँ। हठात करके बोला तो मैंने जितना हो सका सिंपल बातें 2-4 करने की कोशिश करूंगा 10-15 मिनट में। आपने देखा होगा कि आम बोलचाल की भाषा में हम गद्य का प्रयोग करते हैं, प्रोज का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा जितना भी पुराना लिटरेचर साहित्य आपने देखा होगा कि वो सारा का सारा आप देखोगे तो गिलगमेश के महाकाव्य से लेके जो सुमेर का जो मिट्टी की पट्टियों पे पका के सबसे पुराना जो माना जाता है वो रज़मिया जिसको बोलते हैं, वो काव्य में, हालांकि उसके अंदर स्टेट क्राफ्ट की बातें हैं, टैक्स की बातें हैं, कानून कैसे होने चाहिए उसके बारे में बातें हैं, और इसी प्रकार मतलब कहानी के साथ साथ ये बातें भी उसमें हैं, और हम्मुराबी के संहिता में भी ये बातें हैं। इसी प्रकार रामायण आप देखोगे या महाभारत देखोगे या चारों वेद देखोगे तो वो काव्य में है, और बाइबिल का भी अबाउट 40% हिस्सा
पोइट्री में है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आम बोलचाल की भाषा में जब हम कविता में बात नहीं करते, तो जब हम अपना पुराना लिटरेचर देखते हैं तो वो सारा कविता में। अब बात जहाँ तक आती है गजल की, तो बहुत इस पे चर्चा है कि अरबी से आई है, अरबी से फारसी में आई है, फारसी से हिंदी उर्दू में आई, उर्दू से हिंदी में आई। और आज हम देखते हैं कि गजल इस सब कॉन्टिनेंट की, उपमहाद्वीप की सभी भाषाओं में मोटा मोटी लिखी जा रही है। इवन तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी के अंदर तो है ही, और गजल लिखी जा रही है। तो शुरू की जो बहुत प्रचलित परंपरा है कि भी आशिक माशूक से बातचीत, उससे आज गजल बहुत आगे चल चुकी है। कुंवर बेचैन जबकि ये कहते हैं कि ये शुरुआत जो है वो बादशाहों की कसीदे पढ़ने से हुई थी, और बाद में ये आशिक माशूक की बातचीत के अंदर पहुंची। तो आज अरबी फारसी से निकल चुकी है गजल। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो अमीर खुसरो एक जिक्र करते हैं एक शायर का, मसूद शाह सलमान लाहौरी। उनका टाइम वो बताते हैं 1046 से लेके 1121 तक। उनको वो मानते हैं कि वो उर्दू के पहले शायर थे, लेकिन हमारे यहाँ आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री और उसका प्रिजर्वेशन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आप यूरोप के अंदर जाइए तो अपनी विरासत को, अपनी हेरिटेज को कितना अच्छा सा बचा के रखते हैं, बच्चों को कितना उनसे परिचय करवाते हैं। अगर आप फ्लोरेंस और रोम और पेरिस और जाएंगे तो पेरिस अकेले शहर में शायद 65 के आसपास म्यूजियम्स हैं डिफरेंट टाइप के। कुछ भी चीज़ उनके लिए टैबू नहीं है। उनके यहाँ एनिमल से लेके सेक्स टॉयज से लेके सब तक पे म्यूजियम है, लिटरेचर और उस पर तो है ही। तो हम उतने सावधान नहीं हैं, तो अमीर खुसरो को हम मान सकते हैं कि शुरुआती जो है वो दौर है जिसके अंदर वो फारसी और देवनागरी वाली जो है अवधि बोली उसको मिक्स करके बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एकदम क्लासिक हिसाब से देखा जाए तो कुली कुतुब शाह जो है 1565 से 1612 तक के दक्कन के जो बोलते हैं, दक्कनी भाषा जो हैदराबादी वाली थोड़ी हमें इंटरेस्टिंग लगती है, वली दक्कनी, और उसके बाद आते हैं कुली कुतुब शाह के बाद जो आज हैदराबाद की जो पर्टिकुलर भाषा है जिसमें बाता आता इस टाइप की जो लहजा है, लोग इस टाइप की जो बातें करते हैं, तो उस टाइप की जो शायरी वहाँ शुरुआत से होती है। फिर ये दिल्ली के दरबारों में पनपती है, और फिर जब दिल्ली मुगल बादशाहों की पतन होता है तो लखनऊ में बहुत से लोग शिफ्ट करते हैं। रामपुर के नवाब के यहाँ भी बहुत सारे शायर हैं, और बहुत सारे शायर इंडिपेंडेंट भी अपने यहाँ अपने अपने शायरी करते रहते हैं। मैं एक शायर के बारे में पढ़ रहा था जिनकी सिर्फ 27 साल की उम्र में मौत हो गई, अभी नाम मेरे याद नहीं आ रहा, शायद उनके पिता ने ही उनको कत्ल कर दिया था। तो ऐसे भी किस्से जॉन एलियन नहीं, इसी बुक में है, बातें गजल की वाली में है। तो उर्दू देखिए, किसी भी चीज को अगर हम बहुत ही रिजिडिटी में बांध देंगे तो भी उसका लॉस होता है, और अगर हम कहेंगे कि कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है तो भी गड़बड़ होती है। ठीक है, तो गजल के बारे में आज सभी लोगों ने एक मध्यम मार्ग को स्वीकार कर लिया है। आज से 50 साल पहले स्पेशली अगर हम अरबी लिपि में उर्दू भाषा में लिखी हुई किताबें देखेंगे तो उसके अंदर वो मीटर के इतने सख्त रूल देते हैं, रदीफ और काफिया के और बह के इतने सख्त रूल देते हैं कि लगता नहीं कि कोई भी आदमी उस पर खरा उतर के लिख पाएगा। तो धीरे धीरे इसमें चेंज आया, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं। मुझे जो लगता है कि एक तो जो रदीफ है जो पूरी गजल में एक साथ चलता है, एक साथ अनचेंज्ड चलता रहता है, जो वो बहुत जरूरी है। और एक मुझे लगता है कि काफिया भी होना चाहिए, और काफिया भी
ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये पर्सनल विचार है कि हमने एक आ की मात्रा ले ली, उससे आ खा जा इस टाइप का, तो मुझे वो भी थोड़ा सा चुभता है। दिस इज माय पर्सनल व्यू। तो देखिए जैसे दुष्यंत कुमार हिंदी और उर्दू गजल का मुझे लगता है कि क्लासिफिकेशन आज उतना रहा नहीं है। आज हिंदुस्तान में जो गजल कही जा रही है वो उस भाषा में कही जा रही है कि जिसको गांधी जी हिंदवी कहते थे या हिंदुस्तानी कहते थे। अगर आप कुंवर बेचैन को या इवन अदम गौडवी को पढ़ेंगे, अदम गौडवी हमारे समय के बहुत ही अच्छे शायर, बहुत महत्वपूर्ण शायर हैं सोशल अवेयरनेस के बारे में। तो देखेंगे कि एक ऐसा मिक्सचर है जो हिंदवी भाषा है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जरजरी सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल सी भीगी बाती तो है। अब इसमें तो है, ये इस गजल को गेयता को बढ़ाता है, इसकी रिदम को बढ़ाता है, इसके अच्छा बनाता है। और इससे दूसरी जो है आती टकराती बाती, मुझे लगता है कि ये एक आज जब हम फ्री वर्ड्स की बात कर रहे हैं, कविता हिंदी आंदोलन के अंदर चल गया, गजल का चल गया, गजल के खिलाफ भी लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन गजल भी अपने आप को बचाए हुए है। मुझे लगता है कि जो गेयता है इसकी जो रिदम है उसको बनाए रखना, अगर शायर उसको बांध पाता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, एक पाठक के नाते मैं बोल रहा हूँ। और इसी गेयता के कारण ही हम गजल को गा पाते हैं। और गाने से गजल क्या होती है कि उसका एरिया बहुत वसी हो जाता है, सब्जेक्ट तो वसी हो ही गए हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। आपने देखा होगा कि जब गजलें गाई जाती हैं, नुसरत फतेह अली खान गाते हैं, मेहदी हसन गाते हैं, और जब आबिदा परवीन अपनी एक रेजोनेटिंग और सूफी और उस आवाज में जब गाती है, ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने की नहीं नायाब है, तो एक अलग ही दुनिया। गुलाम अली, पंकज सिंह, पंकज उदास, राजेंद्र मेहता, नीना मेहता, जब आंचल रात का लहराए आलम से तो हम एक अलग दुनिया में जाते हैं। और उसको बहुत सारी गजलें हम आज इसलिए जानते हैं कि वो गा दी गई। शायद हमको पहले गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले मेहदी हसन ने गाई, उसके बाद गायत्री अशोक ने गाई है। तो आज हम गजलों को इसीलिए जानते हैं कि वो गा दी गई। शायद बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता गुलाम अली की गजल है, तो गुलाम अली की है ये भाई, हसरत मोहनी की है, चुपके चुपके रात दिन आंसू आना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। तो लोग कहते हैं कि गुलाम अली की गजल है। अब लिखने वाला बेचारा कहीं चला गया, चलो चला गया तो कोई बात नहीं है। अब कुछ ढूंढोगे अगर मुल्कों जो याद मिलने के नहीं नायाब हैं हम, जो याद ना आए भूल के फिर वो हम सब वो ख्वाब हैं। इसको आप सुनिए, आबिदा की आवाज में सुनिए, आबिदा की गजलों को। आबिदा हमें एक अलग दुनिया के अंदर लेके जाती है। पंजाबी की गजलें भी जब गाती है, किथे मेहर अली किथे साड़ी सना, तो वो एक हमें मतलब मुझे तो लगता है कि एक ट्रांस जैसी बात आती है आबिदा को सुनते हुए। कुछ गजलें इतनी फेमस हो जाती है कि हमारे यहाँ इतनी प्रचलित हो जाती है, हंगामा है कि उम्र पा थोड़ी सी जो पी है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। अब इसके अंदर देखिए बहुत सारे लोग अपने जो शराब पीने के शौकीन है वो इसको जस्टिफाई करते हैं, लेकिन इसके अंदर आप एक फिलॉसफी देखिए, मतलब शायर कहना क्या चाहता है, इसकी डेप्थ देखिए कि भाई हरिशंकर प्रसाई जो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे, हालांकि वो कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके कहते हैं, उसका नाम नहीं लेते, कि भाई जो पानी छान के पीते हैं लेकिन आदमी का खून बिना छाने पी जाते हैं। तो शायद यही बात अकबर इलाहाबादी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई शराब ये तो पी है, आदमी का खून तो नहीं पिया है। है कि उम्र पर थोड़ी सी जो पी ली है, ना तजुर्बाकारी से बाइस की ये बातें हैं, देखो तो सिर्फ पूछो तो कभी पी है। मुल्ला उपदेशक को भी कहता है कि भाई पी के तो देख,
वो उसको भी लपेट लेता है उसके अंदर। अकबर इलाहाबादी का मतलब अंदाज ही अलग है। जब वो कहते हैं कि भाई मुल्क के जो सदारत करने वाले हैं, जो मुल्क को लीड करने वाले हैं, वो चिंता तो करते हैं मुल्क की, बड़े आराम के साथ। वो शेर कैसे बड़े हाँ। तो आज हम देखते हैं कि गजल जो है इतनी वाइड हो गई है कि उसके अंदर आप फिलॉसफी की बात नहीं कर सकते हो। इकबाल जो करते हैं, इकबाल को लाया मैं पढ़ने के लिए, मेरी प्रॉब्लम ये है कि अरबी फारसी उतनी आती नहीं है, नीचे नीचे अनुवाद देखना पड़ता है बार बार। तो उसमें के शिकवा वगैरह में तो नहीं टूटती लय, ठीक है, शिकवा और उसके बाद शिकवा का जवाब जो है जवाब शिकवा, उसमें तो खैर नहीं टूटती। लेकिन जब इकबाल की आप गजलें पढ़ते हो तो बहुत डीप ले जाते हैं आपको, लेकिन उसमें रिदम टूटता है भाषा न जानने के कारण। ऐसा नहीं कि उनकी कमजोरी है, वो हमारी कमजोरी है। मतलब जो अरबी फारसी जानता है उसका रिदम नहीं टूटेगा पढ़ने में, लेकिन हमारा टूटेगा क्योंकि हमें अरबी फारसी नहीं आती। आप और आप गैर का मामला है, हाँ। उसमें जोड़ी हो जाती है। जब देवनागरी लिपि में आता है शब्द, और हमारी कितना उर्दू में हम महारत हासिल कर लेंगे, लेकिन वो क्या है, वो फारसी और अरबी और सब तरह के शब्द यूज करते हैं। तो मैंने जब बात की कि आज गजल जो है माशूक और उससे निकल के फिलॉसफी में भी आ चुकी है, धर्म में भी आ चुकी है, यहाँ तक कि बाकर अली चिरकिन जैसे वो पांच पोटी गू पे भी कितना दीवान है बाकर अली चिरकिन का। उसकी बात करेंगे तो लोग मुझे ही गालियां देंगे, ठीक है। एनीवे, लेकिन असल जो चीज है वो जनता की आवाज जब गजल बनी, फैज, फिराक, साहिर, काफी आजमी, तो मजलूमों की जो आवाज बनी, जो अदब मौलवी कहते हैं कि भूख के एहसास को सिरो शिकम तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। वो गजल जो माशूक के ज़ल्मों से वाकिफ हो चुकी, अब उसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो, ठीक है। या बोलते हैं कि जब गर्ज चंद तवारीखी तहरीर बदल दोगे तो कैसे किसी मुल्क की तकदीर बदल दोगे। जायज से हिंदी की तो दरिया जो बह के आई, बदलोगे उसके धार या नीर बदलोगे। तो आज जो नैरेटिव चल रहा है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज करते हैं। और दुष्यंत कुमार कहते हैं कि मैं गजल मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो कहने का मतलब गजल फिलॉसफी से निकल के, आशिक मासूक से निकल के, धर्म के दायरे से निकल के आम आदमी की जिंदगी में घुस जाती है। और फैज उसके एक, मैं कहूँगा कि फैज उसमें एक महत्वपूर्ण टर्न है। और मैं अदब मौलवी को भी, उनको हमने उतना महत्व नहीं दिया, उतना इम्पोर्टेंस को समझा नहीं। धरती की सतह से उनकी छोटी सी किताब है, उनकी डेथ हो चुकी है, उनको मैंने फेस टू फेस भी सुना है, कौमी एकता मंच वाले जो कराते थे अच्छे। तो होता क्या है कि धीरे धीरे गजल पॉपुलर होती है और कुछ अशार जो है आम लोगों की जबान पर मुहावरों की तरह चढ़ जाते हैं। प्रयोग करने वाले को पता ही नहीं होता कि कौन लिख रहा है। इस सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये एक शेर जो अक्सर एक आम आदमी भी दोहरा देता है, थोड़ी सी जो पीली है को छोड़ के दूसरे नंबर पे, ठीक है, कि जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। अब पूछ लो कितने आप में से कितने लोगों को पता है कि शेर किसका है? एनीबॉडी? दिमाग पे चढ़ गया शाहजी, ये इमाम बख्श नासिक बोल के थे 1772 से लेकर 1838 तक, ये उनका शेर है। जब फैज जैसे कहते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मान, या दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के गुजारा है सबे गम गुजार के, है वो फैज का ही देखो तो राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, है। और फैज की अगर आगे बात करें तो बोल के लब आजाद है तेरे, हर कोई बोलता है। मतलब अब देखिएगा कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के अंदर तो ये बार बार ये चीज बोली जाती है, इसी तो फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर ये चीज बार बार औरतों के मुंह से बोली जाती है कि बोल के लब आजाद है तेरे, हैं, बोल जमा अब तक तेरी है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये भी फैज का शेर है। तो
अब ये भी एक ठीक है, मेरा नाम गुम हो गया तो हो गया, मेरा शेर तो अमर हो गया, ठीक है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकामी तो है, लंबी है। मैं फैज की ज्यादा बात कर रहा हूँ। फैज मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम भी तो है, कि नहीं आती तो उनकी याद महीनों तक नहीं आती, मगर वो याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। यह हसरत मुहानी का है, चुपके चुपके रात। फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी एक जो अक्सर कोट किया जाता है कि दिल की जान से उठता है, देख तो दिल की जान से उठता है कि ये धुआं कहाँ से लाता है, मीर तकीर है। तो अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, शेख इब्राहिम लोग हैं। तुम हमारे ना हुए तो किसी, तुम हमारे किसी तरह नहीं हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो तो गोया उसका नहीं। गजब मिर्जा गालिब की तो क्या ही बात की जाए। मिर्जा गालिब तो आपको एक अलग दुनिया में लेके जाते हैं। हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि मैं शुरू में मुझे लगता था कि मिर्जा गालिब जब कहते हैं कि है दुनिया में सुखनवर और भी बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे में, और मुझे लगता था कि सेल्फ पोस्टिंग कर रहा है आदमी, ऐसा क्या कर रहा है। उसके बाद मैंने बड़ा कष्ट करके मिर्जा गालिब की दो, एक उनका दीवान और एक उनका कलेक्शन था, वो पढ़ना शुरू किया। तो मुझे लगा कि भाई बात तो बात में दम तो है इस बंदे की, है ये बात को, इसको कहने का जो अंदाज है और बात की जो तहें निकलती है उसके अंदर एक के बाद एक है। तो इसीलिए शायद मिर्जा गालिब जो है कहते हैं कि दुनिया में सुखनवर और बहुत अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे में। और दिले नादां तुझे हुआ क्या है कि आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हर बात पे कहते हैं कि तू क्या है, तुम ही तो क्या है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में तुम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा बहुत कम निकले, बहुत सुनते आए थे अदम का निकलना खुद से, मगर बड़े बेआबरू तेरे कुछ निकले। तो कहने का मतलब एक नया अंदाज है। ये ना थी, मैं भी उससे कहा कि न थी हमारी किस्मत की मिसाले याद होता अगर और जीते रहते तो यही इंतजार होता। तो इस तरह से गजल जो है एक रवा दवा है, इंडिया के अंदर पनप रही है, नए लोग आ रहे हैं, विभिन्न भाषाओं में आ रही है। और वो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अगर आपको नई ये किताबें हैं, पुराने वाली तो प्रकाश पंडित और विद्या प्रसाद गोयल या कुंभ बेचैन की है, तो ये रेखता वालों की और ये एक रेड ग्रेप है। मैंने भी एक गजल लिखने की कोशिश की थी, पहले भी लिखता रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। तो एक छोटी सी सुनाता हूँ मैं कि रोशनी बनके आंगन आंगन फैल जा, कि रोशनी बनके आंगन आंगन फैल जा, कि खुशबू की तरह गुलशन गुलशन फैल जा, खुशबू की तरह गुलशन गुलशन फैल जा, कि अंजाम जो भी हो अब मुझे कबूल, बनके सुरूरे मोहब्बत, बनके सुरूरे मोहब्बत मेरे तन मन फैल जा, बनके सुरूरे मोहब्बत मेरे तन मन फैल जा। ए बेदारी जागरूकता, ए बेदारी तेरे इंतजार में बीत गई कई सदियां, अब तो उफक से उठ, अब तो उफक से उठ और दफतन फैल जा। इससे पहले कि यह धूप तुझको छीन के लाया जाए, इससे पहले कि यह धूप तुझको छीन के लाया जाए, आ और मेरे तारीख आंगन फैल जा, आ और मेरे तारीख आंगन फैल जा। इसकी खातिर कि सब मिलकर मदावा ढूंढे इलाज, इसकी खातिर कि सब मिलकर मदावा ढूंढे, हर दिल में मेरे दिल की चुभन फैल जा, हर दिल में मेरे दिल की चुभन फैल जा। आकाश में उड़ना भी तो कभी एक सपना था, आकाश में उड़ना भी तो कभी एक सपना था, ऐ सपने सुहाने मुस्तकबिल के नयन नयन फैल जा, रोशनी बनके आंगन आंगन फैल जा, खुशबू